अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज एक पॉलिटिकल नक्शा पाकिस्तान का तमाम सियासी जमातों के मशावरत से और उनकी मंजूरी से ये पाकिस्तान की ऑफिशियल पोजीशन के तौर पर मंजूर किया गया है, जो कि पाकिस्तान का ऑफिशियल मैप होगा जो अवामी ख्वाहिशात की अक्कासी करता है। ये बात आज हुकूमत की जानिब से बताई गई। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की ज़रूरत थी, पाकिस्तान की मजबूरी थी। इंडिया की जानिब से नक्शा अपडेट किया गया है, नेपाल ने रिसेंटली अपना नक्शा अपडेट किया है, तो इस वजह से पाकिस्तान ने भी अपना नक्शा अपडेट किया, जिसमें आप देख रहे हैं कुछ चीज़ें ऐड की गई। बड़ी तफसील से इसके ऊपर बात हुई है। ये एक नई पोजीशन है पाकिस्तान की, अपडेटेड पोजीशन है। अब देखते हैं कि इस नक्शे का आगे चल के क्या फ़ायदा होगा। लेकिन हम आज बात करेंगे सियासत की। कल ज़ाहिर 5 अगस्त है, कल कश्मीर के ऊपर और जो कश्मीर की डेवलपमेंट्स उस पर बात करेंगे। सियासत में इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है और लगता है कि कुछ नहीं हो रहा। ऑपोजिशन जमातें सारी इकट्ठी हैं, एपीसी करना चाहती हैं। क्या वाकई करना चाहती हैं? क्या वाकई ऑपोजिशन एक पेज पर है? तहरीक इंसाफ को ज़्यादा खतरा किससे है, ऑपोजिशन से, अपनी कारकर्दगी से? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब तहरीक इंसाफ से आज लेने की कोशिश करेंगे। मेहर बुखारी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, फवाद चौधरी साहब वफाकी वजीर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरा ये भी देखेंगे कि जो रीसेंट, अगर आप पिछले कम से कम 6, 8, 10 महीने देखें, ऐसा लगता है कि वफाक और सिंध, और इससे भी ज़्यादा अगर स्पेसिफिकली देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपस की एक लड़ाई शुरू है। इस वक्त हुकूमती तोपों का रुख नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून पर उतना नहीं है जितना कि ये तोपों का रुख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है। एक छोटा सा स्नैपशॉट कि पिछले चंद दिनों में एक दूसरे के ऊपर किस किस्म की जो शॉट्स लेते रहे हैं इमरान खान साहब और बिलावल साहब, जरा सुनिए। बिलावल भुट्टो अपने आप को लिबरल कहता है। लिबरल सिर्फ एक तरह है कि लिबरली करप्ट है। वजीर आजम को हमें बताना चाहिए कि उसका कौन सा करप्शन की वजह से इतना इजाफा हुआ है महंगाई। जब आप स्ट्रगल के बगैर एक पार्टी का चेयरमैन आपको बना देते हैं तो आप कहते हैं फिर जब बारिश आता है तो पानी आता है। बेहतर ही होगा कि हमारा वजीर आजम अपने आप को क्वारंटीना में रखे, कोई नोटिस ना ले, कोई तकरीर ना करे। मैं बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह मैं कोई कागज की पर्ची पे नहीं आया था। हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम नालायक है। सो ये इंक्रीजिंगली शुरू हो गया। अब आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज सुने, हुकूमत की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी गंदम के इशू पर, कभी किसी दूसरे इशू पर, कभी कचरा, कभी सैलाब कराची के, इन सारों पर रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत की जानिब से सिंध हुकूमत के खिलाफ होती है और सिंध हुकूमत की जानिब से उसका जवाब दिया जाता है और सारा मलबा वफाक के ऊपर डालते हैं। एक छोटा सा स्नैपशॉट ये भी देख लें कि पिछले चंद दिनों में किस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं वफाक और सिंध की जानिब से। हुकूमत सिंध अपने हिस्से की जो गंदम है वो रिलीज नहीं कर रहा, जिसकी वजह से प्राइसेस वहाँ पे सिंध में भी सबसे ज्यादा हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म कर चुकी है। रूरल सिंध में जाएं, जिस तरह की मेल न्यूट्रिशन है, जिस तरह की स्टंटिंग है, वो हाईएस्ट है। इस बात को एक्सेप्ट करो कि आपकी हुकूमत माफियाज चलाते हैं, और जब माफियाज हुकूमत चलाते हैं तो चीनी भी नायाब होती है, आटा भी नायाब होता है। जो उनको मैंडेट दिया गया है वो उस पे पूरे बिल्कुल नहीं उतर रहे, इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, और अगर किसी को घर जाना चाहिए तो मैं समझता हूँ इस वफाकी हुकूमत को जाना चाहिए। उनका मकसद सिर्फ हर चीज पे सियासत करना है और हर एक चीज का ब्लेम फेडरल गवर्नमेंट पे डालना है। जरा ये देखते हैं कि ये इशू पर भी आते हैं, लेकिन असल चैलेंज क्या है इस हुकूमत का? जो हमारी तहरीक इंसाफ की इस वक्त हुकूमत है, उसका चैलेंज क्या पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, या इनकी अपनी कारकर्दगी है? फवाद साहब आपसे शुरू करता हूं। आपके ख्याल में आपका सबसे बड़ा एडवर्सरी कौन है? वो जो कहते हैं ना मद्दे मुकाबिल कौन है? आपका मद्दे मुकाबिल आपकी अपनी कारकर्दगी है या आपकी ऑपोजिशन की सियासी जमातें? अच्छा नहीं, पहले तो मैं ये नक्शे पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आज इतना बड़ा इवेंट हुआ है तो बेहतर नहीं होगा कि हम उसको इस तरह से छोड़ के आगे चले जाएं। ये देखिए, आज जो है, जो आज काबीना ने 70 साल के बाद ये जो आज एक पाकिस्तान का जो आज हमने नक्शा दिया है,
उसको पहली बात तो ये है कि एक आईने पाकिस्तान को वो इत्तेफाक हासिल हुआ है जिसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इत्तेफाक किया, और आज ये जो नक्शा है दूसरा, इसके ऊपर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान की, उन्होंने उसको इंडोर्स किया। और हमने पाकिस्तान ने ये पैगाम दिया है 5 अगस्त को मोदी को और हिंदुस्तान को कि हमारे अपने सियासी इख्तलाफात हैं, हमारे झगड़े हैं, लेकिन जब कश्मीर की बात आएगी तो हम तमाम तर इख्तलाफात को बनाए ताक रखकर कश्मीर के लिए एक हैं। और ये जिस तरीके से आपने कश्मीर को 5 अगस्त को उसका स्टेटस तब्दील करने की कोशिश की, हम उसको मुस्तरद करते हैं, और कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का जो क्लेम है उसको हमने रिएट्रेट किया है, लेकिन साथ ही हमने ये भी वाजे कर दिया है कि जो आखिरी फैसला है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक प्लेबिसाइट के ज़रिए होना है, रेफरेंडम के ज़रिए होना है, और आप जितने मर्जी वहाँ पे इलेक्शन कराते हैं उसको हम नहीं मानते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जिस तरह से कोई भी जद्दोजहद है उसकी कई परतें हैं, कई उसकी जहतें हैं, और हमने जो ये एक जो सिंबलिज्म है या जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, वो आज जो पाकिस्तान ने एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया है, और इसका इमरान खान को और काबीना को ये एजाज़ हासिल हुआ है कि किस तरीके से हमने जो भारत का मुंह तोड़ जो है वो जवाब दिया। और यहाँ पे मैं पाकिस्तान की जो सियासी पार्टीज़ हैं उनको भी शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा और मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि हमने एक पैगाम दिया भारत को इस किस्म का। अब आप अगर you want to comment on this? A brief comment from you and बुखारी साहब। ये बात इनकी दुरुस्त है कि इसको और ये कहा भी गया शाह महमूद कुरैशी साहब की जाने से भी कि ये पॉलिटिकल मैप है, एंड इट इज़ अ पॉलिटिकल मैप एट बेस्ट। और ये बात दुरुस्त है कि तमाम सियासी जमातें उधर मौजूद हैं। देयर जस्ट सम आउटलाइन क्वेश्चंस। एक तो इफादियत जो है यूएन की वो तो ख़त्म हो चुकी है हमारे सामने हर मेजर कॉज के ऊपर। आप इसराइल पैलेस्टाइन इशू देख लें, कश्मीर का देख लें, अपनी रेजोल्यूशंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होती, एम्बार्गोज आर्म्स के हैं वो उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं दूसरे ममालिक। सो इट्स आई थिंक उसको भी एक तो री इन्वेंट होना पड़ेगा, मगर हमारा पूरा इसरार सिर्फ उस पर नहीं हो सकता। और पॉलिटिकल मैप्स गो के बेहतरीन चीज़ है मे बी एट दिस टाइम फॉर द लैक ऑफ बेटर ऑप्शंस, मगर वी विल हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो मुझे बस ये 2-3 चीज़ें, एक तो इसके अंदर जैसे कि आज़ाद कश्मीर भी हमने इंक्लूड कर दिया है, गो के आज़ाद कश्मीर अलग ही है उसके ऊपर। तो ये जब कहते हैं कि एक मुंह तोड़ जवाब है, आई वुड लाइक कि मैं नहीं थी आज ब्रीफिंग में, आप मौजूद थे, तो बिकॉज हमारे साथ एक वफाकी वजीर मौजूद है, वो समझाएं कि किस तरह से है एंड व्हाट डज इट अकॉम्प्लिश फॉर अस फॉर इंस्टेंस। क्योंकि एक तो था पहले ऑक्यूपाइड लैंड लिखा हुआ था, आज इलीगल लिख दिया, उसको चेंज कर दिया है। मैं पहले भी पूछ रही थी, सो अगर इसको जरा एक्सप्लेन करें। बाकी ये बात है कि ऑफ कोर्स हम सब यूनाइटेड हैं इस कॉज के ऊपर, देयर इज एब्सोल्युटली नो टू वेज अबाउट इट, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हों, जर्नलिस्ट हों, एनालिस्ट हों, अक्रॉस द बोर्ड सब यूनाइटेड है अपने कॉज के ऊपर। और ये अलामती है, सिंबॉलिक, एक बड़ी हद तक बुखारी साहब अलामती ही है, क्योंकि आप फिजिकली इस वक्त पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। चाइना कर सकता था, उसने लद्दाख में कर दी, एंड चाइना स्टैंड्स विद अस इसके ऊपर। और इसके ऊपर हमारी बातचीत है चाइना का, इसी वजह से जो चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूटेड एरिया उसको हमने फिलहाल छोड़ दिया, मैप में आइडेंटिफाई नहीं किया। तो बुखारी साहब योर 2 सेंट्स, फिर मैं फवाद साहब से भी इसके ऊपर बात करूं। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ, आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम में। गुजारिश ये है कि इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है कि चाहे अपोजिशन जितनी भी मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो और जितनी भी हुकूमत वीक हो या हुकूमत स्ट्रॉन्ग हो, अपोजिशन वीक हो, जो मामला वो बाहमी मुशावरत के साथ हल करना चाहते हैं वो हल हो जाता है। और ये सियासी नक्शे का पास किया जाना इस बात की बहुत बड़ी दलील और बहुत बड़ा एक सबूत है। दूसरी बात ये कि ये इकदाम हरचंद मेरे हिसाब से या मेरी विजडम में थोड़ा ताख़ीर से है, लेकिन ये इकदाम बहुत आसान है, जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को यकीनी तौर पर खराज तहसीन पेश करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। जैसा कि बताया गया, हमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि अब ये नक्शा लेके वो यूनाइटेड नेशन जाएंगे और फिर गूगल वालों को भी कहेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ ये नक्शा जो है ये आइंदा दिखाया करें। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज पाकिस्तान की तरफ से जाएगा और लोगों के ज़हनों में उजागर होगा वो सूरत हाल जिससे आज कश्मीरी जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है दो चार है। तो मैं तो इसको बहुत ही एक पॉजिटिव इकदाम समझूंगा और समझता हूँ, और मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि इस किस्म के जेस्चर जो हैं वो इंटेंशंस बताते हैं कौमों की कि हम कश्मीर के ऊपर किसी किस्म का कोई सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो बरतानिया का अनफिनिश एजेंडा था, ये जो कायदे आज़म ने कहा था कश्मीर जो है पाकिस्तान की शहरग है, इन दोनों ही चीज़ों को सामने रख के हमें इसी तरह के इकदाम करने चाहिए। और मैं तवक्को करता हूँ कि अब बात यहीं पर, क्योंकि पहले इमरान खान साहब की तकरीर जो थी यूनाइटेड नेशन में, उसने बहुत ही बड़ा पर्पस सर्व किया था कश्मीरियों का, और आज ये दूसरा इकदाम है। अब इतने गैप से इकदाम करने की बजाय मेरे ख्याल से ज़रूरत इस बात की है कि फौरी तौर पर प्रेशराइज किया जाए
डिप्लोमेटिक डेलीगेशंस भेजे जाएं, पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस भेजे जाएं टू ऑल द इंपॉर्टेंट कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड, जो जाके वहां बताएं कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है। इसलिए कि अब ये इमेजेस छुपाए तो नहीं जा सकते, दुनिया देख रही है, सिर्फ उनको जाके थोड़ा सा हिलाने की जरूरत है, जोड़ने की जरूरत है कि जो आप बड़े ठेकेदार बनते हैं इंसानी हुकूक के, देखिए वहां पर क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये इकदाम जो है इसके लिए यकीनी तौर पे पीटीआई की हुकूमत जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। क्विक रिमार्क्स फवाद साहब, आपने ये सुन लिया। ज़ाहिर है इस पे आज भी जब ब्रीफिंग जिसकी बात कर रही है वो उसमें ऑपोजिशन मौजूद थी, गो कि इतनी बड़ी तादाद नहीं थी लेकिन लोग आए और ये बताया गया कि इस पर कंसेंसस है तमाम, और ये कंसेंसस कैबिनेट से पहले तमाम इदारों का भी और तमाम ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का भी कंसेंसस था इसके ऊपर, जिसके बाद ये नक्शा पास किया गया, सियासी नक्शा। देखिए, पहली बात यह है कि बुखारी साहब ने एक्चुअली बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन कर दिया। मैं को यही कहना चाह रहा था कि जो जद्दोजहद होती है ना, उसकी मुख्तलिफ जहतें होती हैं। हमने देखे कश्मीर के लिए हम 3 जंगें भी लड़ चुके हैं, हमने अपनी इकॉनमी के ऊपर, हमने अपनी जो तमाम वसाइल हैं पाकिस्तान के, वो हमने हमेशा कश्मीर के लिए हाजिर रखे हैं। और यहाँ पर जो ये इस वक्त जो नैरेटिव है, फॉर एग्जांपल इंडिया ने नक्शा जारी किया, उन्होंने आज़ाद कश्मीर को अपना हिस्सा डिक्लेयर कर दिया, वो कश्मीर उनका हिस्सा तो नहीं बन गया, लेकिन इशू ये होता है कि आपने दुनिया में सिंबलिज्म को, रेटरिक, पोस्चरिंग होती है ना इंटरनेशनली, आपने अपने आप को पोस्चर करना होता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमने वो वाजे कर दिया है। और सिर्फ कश्मीर का ही नहीं है, इसमें अगर आप देखेंगे सर क्रीक के ऊपर हमने अपनी पोजीशन सियाचिन के ऊपर वाजे किया है, सर क्रीक पे वापस किया है। उसके बाद जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है उसको अब हमने फाटा जो है वो ऑफिशियली जो जम हो चुका है ऑलरेडी पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में, और उसको हमने इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर किया। तो इसका जो सारा सिंबलिज्म है वो हमारा जो पॉलिटिकल रिजॉल्व है उसको जाहिर करता है। और जिस तरह से मैंने पहले कहा, सिर्फ एक सियासी पार्टी का रिजॉल्व जाहिर नहीं करता, पूरे पाकिस्तान की कौम का रिजॉल्व जाहिर करता है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चेंज। और इसमें एक चीज मैं जरा आखिर में जाते जाते ऐड करता हूँ। देखिए, बहुत सी चीजों में हम ये जरूर देखते हैं, इसमें मेरे भी बहुत से सवाल हैं, होंगे भी, बहुत से और लोगों के सवाल होंगे कि इससे क्या अचीव होगा। इसमें ज़ाहिर है बहुत सी टेक्निकलिटीज़ ऐसी हैं जो एड्रेस नहीं हो सकती, नहीं हुई, लेकिन आप लार्जली इसको अलामती तौर पर देखें, इट इज़ अ पॉलिटिकल पोजीशन दैट पाकिस्तान हैज़ अपने आप को रीपोजिशन किया पाकिस्तान ने। पुरानी उसमें देखें, हमारा पुराना मैप देखें, उसमें डिस्प्यूटेड टेरिटरी हम लिखते थे उसके ऊपर, और इस वजह से क्योंकि हम दुनिया को ये बताते थे कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर डिस्प्यूट है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का। अब उस पोजीशन को दोबारा रीएडजस्ट कर रहे हैं, उसका फायदा नुकसान शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में क्या है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी पोजीशन जरूर वाजे करते हैं। अगर आप यूएन जब सिक्योरिटी काउंसिल में या जनरल असेंबली में तकरीर करने हमारे वज़ीर आज़म जाते हैं और हर दफ़ा कश्मीर की बात करते हैं, ज़ाहिर है साल हर साल से कर रहे हैं, ग्राउंड पे कोई पोजीशन बदलती नहीं, लेकिन आप अपने मौक़िफ़ को नहीं छोड़ते, जो मौक़िफ़ आपकी गवर्नमेंट ने, आपकी स्टेट ने साल हर साल से लिया। Now let's come to politics. मैं बस एक बात ऐड करूंगी आगे, बिल्कुल आई थिंक सब मुत्तफिक हैं इस बात पे कि चले बेहतरीन सिंबॉलिक जेस्चर है, बट वो जिसकी बात अभी बुखारी साहब भी कर रहे थे कि वर्ल्ड कैपिटल्स के ऊपर भेजना, मेरी जब इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी से इंटरव्यू भी हुआ, पहले तो वो मानने को तैयार नहीं थे, फिर उन्होंने अग्री किया कि उनके अपने ह्यूमन राइट्स की 2 रिपोर्ट्स हैं, फिर जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट है जिससे बाकायदा तौर पे बताया जा रहा है कि तमाम जो इशूज़ हैं जेनोसाइड के हवाले से वो तमाम फ्लैग्स खड़े हो चुके हैं कश्मीर में। तो इन चीज़ों को ट्रांसलेट करना, अवेयरनेस फैलाना पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड कैपिटल्स के अंदर, इसको बहस में और एक डिबेट का हिस्सा बनाना, ये बहरहाल हमारी हुकूमत और फॉरेन ऑफिस की जिम्मेदारी है, विच आई वुड लाइक टू सी मोर ऑफ। ठीक, फवाद साहब, आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? लेट्स कम टू पॉलिटिक्स नाउ। जी, आपका सबसे बड़ा चैलेंज तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग? देखिए, पहली बात तो यह है कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि अपोजिशन का इस वक्त कद नहीं है। अगर मेरी एडवाइस हो तो मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब को पहले भी ये समझता हूँ कि बिलावल साहब के ऊपर उनको जो स्टेटमेंट्स हैं वो उनकी तरफ से तो आनी नहीं चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि वो बेनज़ीर भुट्टो नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो जो थी उनका एक कद था, बिलावल साहब का अभी वो स्टेचर नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि उनके ऊपर वो। आपको याद होगा कि 88 में क्या हुआ कि जब नवाज शरीफ साहब का स्टेचर नहीं था और बेनज़ीर भुट्टो ने उन्हें जो है वो टारगेट करना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से जो नवाज शरीफ है वो उनकी इंपॉर्टेंस बनती गई। अभी फिलहाल पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम जो आता है या जो हमारा यहाँ पे आता है वो ये है कि हमारा जो कराची शहर है वो सिंध का, जाहिर है कि आप समझिए पाकिस्तान का दिल है, लेकिन सिंध में उसकी बहुत अहमियत है। अब वहाँ पर
जो दोनों पार्टीज हैं, MQM है या PTI है, PTI सबसे बड़ी पार्टी है, MQM दूसरी बड़ी पार्टी है, वो दोनों पीपल्स पार्टी मुखालिफ है और वहाँ के जो मसाइल हैं वो रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। वफाक में बैठ के फिर वहाँ के जो सारे लेजिस्लेचर्स हैं वो बताते हैं कि किस तरह का वहाँ GDA फिर हमारे साथ है, जिसकी वजह से एक माहौल इस तरह का क्रिएट हुआ है। अदरवाइज फ्रैंकली पीपल्स पार्टी को तो पहले जब हम पीपल्स पार्टी को जानते हैं जिसमें कहते थे चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, अब बड़ी मेहनत से जरदारी साहब ने उसको सिंध की पार्टी बनाया और अब बिलावल साहब और उनके साथ जो लोग हैं वो बड़ी मेहनत से उसको सिर्फ इंटीरियर सिंध की पार्टी बना रहे हैं। सो पीपल्स पार्टी कुछ चैलेंज है PTI के लिए। सर लेकिन फिर अगर इतनी वो कमजोर पार्टी है तो फिर ये इमरान खान साहब, मैंने एक बड़े अरसे से नहीं सुना कि नवाज शरीफ साहब के बारे में कुछ कह रहे हो, कुछ शहबाज शरीफ साहब के बारे में कह रहे हो। नहीं, वो एक तोपों का रुख है आपकी पूरी कैबिनेट का इस वक्त सिंध और पीपल्स पार्टी की तरफ। उसकी एक वजह, दूसरी वजह फिर ये भी है फ्रैंकली कि PMLN वाले तो वैसे ही सारे चुप हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं, वो तो साइड पे बैठे दही खा रहे हैं, उन्होंने कोई की के ये रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज एक बात करते हैं, फिर उसका जवाब जो है वो देना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप कहें कि पीपल्स पार्टी का कोई ये बहुत बड़ी को खतरा बन गया है या PMLN, तो वैसे ही जो है इस वक्त कंप्रोमाइज टाइप पॉलिटिक्स है उनकी। सो इस वक्त कोई अपोजिशन का इशू नहीं है। हमारे जो इस वक्त जो कामयाबियां हैं या नाकामियां हैं वो हमारी अपनी है, उसमें कोई शुबा नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज PTI का PTI खुद है। मैं आता हूं उसके ऊपर कि किस तरह इस इमेज को एड्रेस किया जा सकता है। बुखारी साहब, आपके ख्याल में कौन सबसे बड़ा चैलेंज है? काशिफ, दो तीन तरीके से इसको देखा जा सकता है। अगर तो आप इसको बिल्कुल ही एनालिटिकल नज़र से देखें तो मेरे ख्याल से जो गवर्नेंस और जो परफॉर्मेंस का लेवल है PTI का, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इसलिए कि एक तो वो जो पुरानी बात है, मोहल्ले नू मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा है सर। गल थी आ गई। मैं आ रहा हूँ उसी पर। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, आपने ठीक कहा है। मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। अब वो जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे, जो नारे लगाए गए थे, अगर उनकी तकमील नहीं होती है तो खुद से भी अंदर में PTI के आवाज़ें उठती हैं। मेरे ख्याल से वो चौधरी साहब बहुत बेहतर मुझसे जानते हैं। चौधरी साहब खुद एक बड़ी आवाज़ है। सबसे बड़ा चैलेंज अपनी परफॉर्मेंस और गवर्नेंस है। दूसरी बात यह कि सिंध का मामला जो है ना, इसको मेरे ख्याल से जरा थोड़ा सा और ऊपर होकर देखना पड़ेगा ताकि आपको पैनोरामिक व्यू जो है वो मिल जाए। ये लड़ाई किसी और चीज़ की नहीं है, ये लड़ाई है 18वीं तरमीम की। मैं इसके ऊपर जितनी लंबी आप बहस करें मैं करना चाहता हूँ। नून लीग मेरे ख्याल से तैयार है इस शर्त पर कि अगर पीपल्स पार्टी इसमें शामिल हो जाए तो हम इसको अंडू करने के लिए हुकूमत के साथ मिल सकते हैं। चूँकि अभी वो PPP की लीडरशिप जो है वो ये तस्लीम नहीं कर रही है कि उनकी कंडीशन ये है कि पहले सारे केसेस वेसेस वापस लें, फिर उसके बाद इसको देखेंगे। ये 18वीं तरमीम गले में अटकी हुई है तीनों ही बड़ी जमातों के, और ये अभी काफ़ी अरसे तक अटकी रहेगी। आपको भी पता है अच्छी तरह से कि मैं क्या कह रहा हूँ, इसका कुछ मकसद है। और दूसरी बात यह है कि जान तो छुड़वानी है पीपल्स पार्टी ने भी और PMLN ने भी। इन मुकदमात से इसके ऊपर काफ़ी सारी गुफ्तगू मुशावरत आपस में हो चुकी है एट डिफरेंट टीयर्स एंड डिफरेंट लेवल्स। देखना यह है कि अब ये पीपल्स पार्टी वाला ऊंट किस करवट और कब बैठता है। केसेस कहीं नहीं जाते सर, ये याद रखिएगा। जिसका आपने तस्करा किया है, ये अगर जारी रहती है तो इसका नुकसान जो है वो PTI को भी होगा और पीपल्स पार्टी को भी होगा। काशिफ, मुझे लगता है कि मौलाना साहब के बाद सबसे ज़्यादा जो बेताब है और बेचैन है APC को सक्सेसफुल बनाने के लिए और एक तहरीक निकालने के लिए हुकूमत के ख़िलाफ़, वो बिलावल हैं। शायद शहबाज शरीफ साहब तो ज़्यादा दिल से राज़ी नहीं है, ना बिलीव कर रहे हैं कि इसकी आज ज़रूरत है। ये उनको बेवक्त और बेवक़्त लग रहा है इस टाइम के ऊपर, क्योंकि इवेंचुअली आपने हासिल क्या करना है वो तो अभी नामुमकिन सा ही दिखाई दे रहा है। अगर आप उनकी बात सुने ना नून लीग वालों की, बहुत से नून लीग वाले आपको कहते हैं जी वॉर गेमिंग कर लें, आप क्या कर सकते हैं? पॉसिबल आउटकम्स 2-3 तरीके हैं। एक तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हुकूमत गिराएं और कोई वज़ीर आज़म करें, वो तो आपने सेनेट चेयरमैन जहाँ पे आपके नंबर थे वहां नहीं कर सकते, तो यहाँ पे तो वो नहीं कर सकते। आपने धरने देने नहीं है, दोनों जमातें कहते हैं। कोविड एनवायरनमेंट में आप ना जलसे कर सकते ना धरने कर सकते। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो सारी एक्सरसाइज से ऑपोजिशन ज्यादा सुखी होगी। ये शहबाज शरीफ थिंकिंग है ज्यादा, नहीं ये PMLN थिंकिंग है सर। PMLN चलें, शहबाज शरीफ थिंकिंग वो गिराना तो चाहते हैं, कहते हैं इस एनवायरनमेंट में हम गिरा शायद ना बेटर वर्ड धक्का स्टार्ट होके मुझे नजर आ रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि वो इसका हिस्सा बन रहे हैं। पहले भी ये बात हो चुकी, वो 48 घंटे बाद ही बैंड वैगन पे चढ़े हैं, शुरू में नहीं थे। PMLN की भी स्टॉलवर्ड सेकंड ईयर लीडरशिप सारी कह रही थी कि भाई हम मौलाना को देख रहे हैं अभी एंड ही विल गाइड अस।
बट बहरहाल आई थिंक दैट बीइंग सेड आप देख रहे हैं कि मुराद सईद भी बार बार एक स्टेटेड स्ट्रैटेजी है कि बिलावल बोलेंगे तो ठक करके मुराद खड़ा होगा और मुंह तोड़ जवाब देगा। सो कहीं ना कहीं इन तक शायद ये, क्योंकि आप पूछ रहे हैं कि इसी को क्यों टारगेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं हो सकता है हुकूमत के पास ये इंफॉर्मेशन हो, ये उनको पता हो कि भाई ये रियल थ्रेट इज नॉट PMLN राइट नाउ। तो क्या बिलावल इस टाइम ऑपोजिशन लीडरशिप बाहर बैठी है, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस स्पाउसिंग लीडरशिप है उसका वैसे ही दिल नहीं है APC में, तो मौलाना के बाद जो ज्यादा कमिटेड बंदा है पॉलिटिकल फिगर वो बिलावल है। असल लीडरशिप एक तो मुस्लिम लीग नून, ब्रेक के बाद मुझे बताइएगा फवाद साहब, एक तो मुस्लिम लीग नून का फायदा यह है कि उनको जो चाहिए था वो तकरीबन उनके पास है। मियां साहब मुल्क से बाहर चले गए, मरियम बीबी बाहर हैं, घर हैं लेकिन खामोश हैं, लेकिन मुश्किल में नहीं है, या तो जेलों में थे, जेलों से मुश्किल से बाहर निकले। इसलिए मुस्लिम लीग नून इस सारी इक्वेशन को डिस्टर्ब करके उसको हासिल क्या होगा, शायद मरियम बीबी के ऊपर केस बनेंगे, वापस गिरफ्तारी, हाँ बिल्कुल मजीद तकलीफ। पीपल्स पार्टी का अगेन पीपल्स पार्टी पर भी केसेस है, बट पीपल्स पार्टी क्यों ये एप्पल कार्ड डिस्टर्ब करना चाहती है, जबकि उनको मिलेगा एंड ऑफ द डे वही जो उनके पास ऑलरेडी है, वो सिंध से ज्यादा। अगर आज भी हुकूमत गिरफ्तार हो जाए, सो मुझे ये जरा बताइएगा कि क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत सी चीजें ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पर होती हैं, ये फवाद साहब भी हैं, बुखारी साहब, आप ब्रेक के बाद मुझे तीनों बताइएगा। ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि उनको मिलेगा कुछ नहीं, तो क्या ये वाकई असूली पोजीशन है कि क्योंकि सिलेक्टेड थे, लेकिन अगर सिलेक्टेड थे और ये सबसे बड़ा मसला है, तो इस सिलेक्टेड के साथ ही पहली तकरीरों में बिलावल साहब ने भी और जरदारी साहब ने भी काम करने का ऐलान किया था कि हम तो आपके साथ काम करेंगे, आप 5 साल पूरे करें। सो अब क्या वजह है कि ये सख्त पोजीशन, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर से जो मुझे आवाज आई है वो ये कि असल ऑपोजिशन लीडर वो बिलावल को देखना चाहते हैं कि ऐसी पोजीशन लें जिससे मुस्लिम लीग नून वो पोजीशन नहीं ले सकती। लेट बिलावल बी दैट गाय जिसको देखकर सारे कहें असल ऑपोजिशन ये है। क्या वाकई ये इसकी बात है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। फवाद साहब, ये जो आर्गुमेंट है पीपल्स पार्टी का, सो यू थिंक कि उनका कद ही नहीं है, आपका ख्याल है ऑपोजिशन का ही कद नहीं है, लेकिन फिर इतनी अहमियत भी दे रहे हैं पीपल्स पार्टी को, क्योंकि इसका मतलब कि वो मैटर करती है अपने आर्गुमेंट्स के साथ। क्या ये बात दुरुस्त है कि बिलावल साहब, पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि इस तरह की पॉलिटिक्स से बिलावल साहब ऑपोजिशन लीडर का जो असल रोल है, जो मुस्लिम लीग नून के दौर में कम सीटें थी PTI की, लेकिन कहा जाता था इमरान खान लीडर असल ऑपोजिशन है, ये स्टेटस लेना चाह रहे हैं? देखिए, बात यह है कि आप तीनों बहुत अच्छे से पाकिस्तान की सियासत को जो है बड़े क्लोजली देख रहे हैं। सो आपको अच्छी तरह पता है कि देखिए, एक तो रोज का कोई चूरन भी बेचना होता है, तो ये नहीं है कि आपने रोज की जो पॉलिटिक्स है उसका भी तो एक है ना कि वो मीडिया ने भी चलना है, 10-12 घंटे मीडिया ने भी चलना है, वो बाकी चीजें हैं वो भी आनी है। सो ये इट्स नॉट अबाउट कि आपने अपनी जो आप कह रहे हैं वो वाकई वो उसकी क्या है, वो सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए है या सब्सटेंटिव पॉलिटिक्स है। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में कोई सब्सटेंटिव पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, और जो इस वक्त हो रहा है ज्यादातर अपोजिशन का, और इस वक्त वो ज्यादातर रेटरिक के ऊपर है। और ये जो ज्यादातर ये जो APC है, मैं माफी चाहता हूं, चले इसमें APC भी ऐड कर दें कि अगर रेटरिक है, ऑप्टिक्स के लिए है, तो APC सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए है, क्योंकि अगर ऑप्टिक्स के लिए हुई सिर्फ, फिर तो हुकूमत को नुकसान, ऑपोजिशन को नुकसान है कि अगर वो मिले, इतना बड़ा इवेंट क्रिएट करें और वहां से खाली हाथ बाहर निकले, हुकूमत गिराने की किसी फैसले के बगैर निकलेंगे तो नुकसान है ऑपोजिशन। नहीं, वो उसमें देखें ना, असल में प्रॉब्लम क्या है इस वक्त। प्रॉब्लम ये है, और अगेन आप तीनों को चूंकि ज्यादा जरा इसका अंदाजा होगा और आप इसको ज्यादा बेहतर एनालाइज कर सकेंगे। अभी आप देखिए, फ्रैंकली पीपल्स पार्टी जो है वो पिंडी में, लाहौर में, पंजाब में, वो तो शादी हॉल में भी जलसा नहीं कर सकती इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं। जो PMLN है वो लोग, मरियम नवाज शरीफ उनमें वो वाहिद लीडर है जो शायद किसी जगह के ऊपर कुछ लोग इकट्ठे जो है वो कर सकते हैं। शहबाज शरीफ की हालत भी को बिलावल भुट्टो से या पीपल्स पार्टी से मुख्तलिफ नहीं है लाहौर में। अच्छा, अब सवाल ये है कि जब ये लोग इकट्ठे नहीं कर सकते तो ये क्या कर रहे हैं, ये मदरसे के बच्चों को, मौलाना फजल रहमान के बच्चों को चाहते हैं कि जो मदरसों से निकालें, उनके बल के ऊपर जो है वो पॉलिटिक्स करें। और इसका मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है, और वो ये है कि जो केसेस हैं हमारे वो किसी पासे लगें, हम एक प्रेशर बिल्ड करें, पॉलिटिकल टेम्परेचर हमारा बढ़े, ताकि फॉर एग्जांपल अभी आप देखिए ना 13 तारीखें हो गई हैं जरदारी साहब के केस की, अभी तक आप जो है वहां पे फर्द नहीं लग पा, वहां पे फर्द जुर्म पा रही। तो एक जो सारी की सारी अपोजिशन की पॉलिटिक्स है उसकी में कोई सब्सटेंस नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए खड़ी है कि किसी तरीके से हमारी इन केसों से जान छुड़े।
वो चूंकि जो अपना जो पीटीआई का है या प्राइम मिनिस्टर का है, वो ज़रा उससे पीछे हट नहीं सकते एक जगह से। अगर हम थोड़ा सा भी 2 कदम भी जगह दे दें ना, या अपोजिशन ये भी ना करे जो कर रही है, लेकिन चूंकि वो उसके ऊपर केसेस चलते हैं, उनको टेम्परेचर एक खास तरह का मेंटेन करना है, वो मेंटेन कर रहे हैं। इसके अलावा कोई पॉलिटिक्स कोई नहीं हो रही, कोई सब्सटेंटिव पॉलिटिक्स नहीं। ये जो एपीसी से अचीव क्या करना चाहते हैं, देखिए मैं आपको 2-3 व्यूज दोबारा अगर आप दोनों पार्टियों से बात करें, दोनों पार्टियों को ये पता कि ना हम मोस्ट लाइकली इन हाउस चेंज ला सकते हैं, ना हम धरने करके इस हुकूमत को गिरा सकते हैं। ये फिर क्यों हो रही है एपीसी? मैं इस पे आती हूँ, बट क्विकली एक बात मुझे लगता है कि ये बात 100% दुरुस्त है चौधरी साहब की कि कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स नहीं हो रही, और इसमें कहीं ना कहीं गलती चौधरी साहब की जमात की भी है, हुकूमत की भी है, कि क्यों नहीं उनको सेम पेज पे ला रहे कि कहीं डिस्कशन हो सके, एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव बात हो सके। क्रिमिनल सिस्टम अपना दुरुस्त करें, करने को कितने काम है, क्या इधर दूध की नहरें बह रही हैं, क्या इधर कोई रिफॉर्म्स नहीं लाने, क्या आपको जरूरत नहीं है ऑपोजिशन की ये काम करने को, या अगले साल सेनेट के इलेक्शंस का ही वेट करना है? सो आई डू ब्लेम देम। क्या एजेंडा तो आपका है, तो आपने अगले इलेक्शन में तो आपने जाके वोटर को फेस करना है, जिसने थ्रेशोल्ड और बार इधर पहुंचा दिया था। इनने तो बड़ा अच्छा बार इधर रखा हुआ था, एक कहता था मेरी तो दुश्मनी और मेरा तो मुकाबला बिजली से है, दूसरा कहता था कि भाई मैं तो आइन दुरुस्त कर रहा हूं, और किया भी चलो, मगर इनके बार इधर थे। इनने कभी नहीं कहा कि हम इनकलाब ले आएंगे, रिफॉर्म कर देंगे, सिस्टम दुरुस्त कर देंगे। ये सारे नारे तो पीटीआई के थे, तो इनने क्या जवाब देना है जाके कि भाई हम गुड्डा गुड्डी खेलते रहे इनके साथ बिकॉज इट वाज सूटिंग देम। भाई ब्रिंग देम ऑन द सेम पेज, गेट द वर्क डन, करेक्ट द सिस्टम, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली सर आप ये देखिए, मसला ये है काशिफ के अगर आपको नवाज शरीफ साहब हों या ये किसको नोटिस अभी भिजवा, हाँ ये हसन हुसैन को, डार साहब वगैरह को, सुलेमान शहबाज को वापस लाने के लिए जो नोटिस, और दमाद साहब को वापस के लिए नोटिस फॉरेन ऑफिस ने भेजे हैं, ये नैब की रिक्वेस्ट पे भेजे। नैब आज खुद भी भेज सकता था, यू डिड नॉट नीड द फॉरेन ऑफिस टू डू दैट। सो जब आप नैब और हुकूमत के अंदर ये लोग नैब के पास कोई कानूनी जवाब है, कानून में यही आपको बता रही हूं, कुड है कम्युनिकेशन फॉरेन ऑफिस किसके बीच, जब इनको जरूरत पड़ती है, इनको ये इजाजत है कानून के तहत कि ये खुद भी भेज सकते हैं, बट दे अकॉर्डिंग टू द फॉरेन ऑफिस दे चोज, उन्होंने कहा कि नैब ने हमें दरख्वास्त की है कि आपके थ्रू ये काम जाए। सो जब सिनोनिमस हो जाए ना हुकूमत और नैब और सो कॉल्ड ऑटोनमस इदारे, तो फिर इन्हीं के अपने बयानिए के अंदर ढस पड़ती है, इनको प्रॉब्लम पड़ती है। और फवाद सबसे बड़े एडवोकेट रहे इस बात के कि ये जो पूरा बयानिया चल रहा है ये हमारे खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि ना कन्विक्शंस आ रही हैं, जो अच्छा किस्म मुल्जिम है वो भी सिंपथाइज, पूरी दुनिया उसके साथ सिंपथाइज करती है जब वो बाहर निकलता है विदाउट अ कन्विक्शन, विदाउट अ रेफरेंस। जी फवाद, क्विक रिस्पांस है बुखारी साहब से ये सवाल पूछते हैं। नहीं, पहले तो मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा था कि बाहर नैब खुद नहीं भिजवा सकता, आप चेक कर लें। नहीं भिजवा सकता ना, लीगल फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है। वो ये जो हमारा बना है फॉरेन एसेट्स यूनिट बना है, इसको फिर फॉरेन ऑफिस को यूज करना पड़ता है, बाहर आप नहीं कर सकते ना, अगर कैबिनेट के तो वो अंडर है ना, ये तो नहीं हो सकता कि आपने बाहर है। दूसरी बात यह है कि ये जो रिफॉर्म्स की आप बात कर रही हैं, जो आखिरी बात आपने की है, मैंने तो कल भी हमारी मीटिंग थी और उसमें भी मैंने यही कहा कि ये रोजाना एक नया केस आ जाता है, पिछले केसों का पता नहीं चल रहा है किधर गए हैं किधर नहीं गए। इतना ज्यादा हमने एहतसाब का बिखरा लिया है कि उसकी समझ ही नहीं आ रही कि उसका सिरा शुरू कहाँ से होता है और खत्म कहाँ से होता है। एंड आई 100% एग्री विद यू कि इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। और केसेस में आपको बताऊं, जो बंदा भी थोड़ा बहुत समझता है 100% केसेस जेन्युइन है। किसी के ऊपर कोई जो ये जरदारी साहब पे, नवाज शरीफ वगैरह के ऊपर जो केसेस है, कोई सवाल नहीं पैदा होता इनके ऊपर ये गुजाली केस हो, 100% सही है। अब मसलन देखिए हुआ क्या, सबसे पहले गला फाड़ के हमारा, मैं को 2 साल बाहर जो है पैनामा के बाहर कहता रहा ये कैडबरी फॉन्ट के ऊपर जो मरियम नवाज का केस है कि जाली डीड, आखिर में पता चला कि वो जाली डीड के फर्द जुर्म ही आयद नहीं हुई। तो यहाँ अगर आपने प्रोसिक्यूशन की हालत हमने ये रखनी है और अल्टीमेटली केसेस में क्विटल होनी है, तो फिर आपकी बात बिल्कुल सही है, लोगों ने हंसना नहीं तो क्या करना है, यही हो रहा है। ठीक, बुखारी साहब ये तो जाहिर है ये बात प्रोसीजरल इश्यूज की बात होगी। मैं जरा वापस आपको एपीसी की तरफ लाना चाहता हूं। बुखारी साहब, अगर आप भी ऑपोजिशन से बात करें ना, ऑपोजिशन दोनों पार्टियां आपको खुल के ये कहते हैं कि हाँ जी इन हाउस में तो हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं कर सकेंगे। सेनेट चेयरमैन की मिसाल सामने है। कोविड एनवायरनमेंट में बिलावल साहब खुद कह रहे हैं और सारी पार्टियां मानती है इस एनवायरनमेंट में हम ना जलसे जुलूस कर सकते हैं, ना धरने दे सकते हैं, और अगर दे भी, कोरोना ना भी हो तो इससे हुकूमतें नहीं गिरती। ये एपीसी क्या अचीव करना चाहती है, आपको समझ आया? देखिए, वो उस हद तक तो मैं भी ये कहूंगा कि हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि इनका ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली है क्या, कि एपीसी के जरिए करेंगे क्या। कोई स्ट्रेटजी उनके पास अभी नहीं है।
लेकिन मैं जरा थोड़ा सा बात पीछे से शुरू करना चाहता हूँ कि जो सिंध की और सेंटर की इस वक्त बैटल ऑफ वर्ड्स चल रही है, और इमरान खान साहब भी किसी से पीछे नहीं है, बिलावल साहब भी किसी से पीछे नहीं है। अगर आप इसका एनालिटिकली आप इसका जायजा लें तो आप ये देखिए कि जब से हुकूमत बनी है और ये खुद आए हैं हुकूमत में सेंटर में, सिंध के अंदर मुझे बताइए सबसे पहले ये आवाज किसने लगाई थी कि जनाब आर्टिकल 149 के तहत आप इसको सिंध गवर्नमेंट को हटा दें और यहाँ गवर्नर रूल लगा फिर लग गई है। पीटीआई के वहां के मुकामी रहनुमाओं ने ये फितना छोड़ा था। फिर उसके बाद फिरदौस शमीम नकवी साहब आ गए, उन्होंने कहा जी हम तो जीडीए के साथ इत्तेहाद करके इनको फारग करेंगे, तो गिरा देंगे हम। फिर उसके बाद आया कि नहीं जनाब इमरजेंसी लगा दें हम इनको, मतलब कहने का ये है कि इसमें वो कहते हैं ना कुछ तो खिजा है बायस से बर्बादी है चमन, और कुछ बागबा का हाथ भी इसमें जरूर है। ये जो पीटीआई की जंग जिसका आज का लेवल हम देख रहे हैं, इसकी टोटल जिम्मेदार वहां की मुकामी क्यादत, इंक्लूडिंग वाडाज एंड जैदीज एंड यू नेम देम। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो धड़ाधड़ हो रही हैं, हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो ये पंगे जो है ना, ये वहां की लीडरशिप को आदत है पंगे लेने की, जो खास तौर से जो कराची की लीडरशिप है। एक दूसरी बात ये है कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना है और जल्दी निकलना है, इसलिए कि जितने चैलेंजेस अपोजिशन को दरपेश हैं उतने ही बड़े बड़े चैलेंजेस पीटीआई को भी दरपेश हैं। चौधरी साहब बैठे हुए हैं, ये अपनी पार्टी की मीटिंग्स के अंदर इसका इजहार करते रहते हैं, यहाँ शायद नहीं बोलेंगे वो, और मैं समझता हूँ ये बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल है इनका, जो कम से कम आइडेंटिफाई तो कर देते हैं कि भाई ये मसाइल हैं। ये पीटीआई ये नहीं समझ सकती कि दे आर पीसफुली सेटल्ड इन द सैडल, दे आर नॉट। उनको बहुत चैलेंज है, परफॉर्मेंस के हैं, गवर्नेंस के हैं। जरा इस परफॉर्मेंस चैलेंज पे आ जाते हैं बुखारी साहब, इस परफॉर्मेंस चैलेंज पे आ जाते हैं। मैं जरा फिर हुकूमत से जरा दोबारा शुरू करता हूं। फवाद साहब, आपकी परफॉर्मेंस के चैलेंजेस देखिए, इस वक्त अगर आप कैमरा लेकर, एक माइक लेकर, या आप वैसे ही अपने हल्के में चले जाएं, 10 लोगों से पूछें, एक अक्सरियत इस वक्त तरीके इंसाफ के खिलाफ बात करती है। उसकी वजह यह भी है कि आपके वादे, आपके दावे, आपकी कमिटमेंट्स, आपने जो कहा था हम करेंगे आके हुकूमत में, वो यहां पे था और आपकी डिलीवरी यहां पर है। लेकिन दूसरा एक परसेप्शन लॉस भी है कि जो परसेप्शन भी आप नहीं बना पाए। अमूमन हुकूमतें ही होती हैं 2-3 काम करती हैं लेकिन उसका अच्छा खासा बाजा भी बजा लेती हैं। आप तो ये भी नहीं कर सके कि हमने ये 2 काम कर लिए हैं। अगर आप पूछे लोगों से कि हाँ जी तरीके साहब ने किया क्या है, वो तो यूं स्टार्ट स्क्रैचिंग देयर हेड्स कि पता नहीं क्या किया तरीके साहब ने 2 साल में। देखिए, एक मैं सर बुखारी साहब की बात से जो शुरू करना चाहता हूँ, और आप ही का सवाल एक्चुअली उधर भी है कि जो सिंध की जो मुकामी क़यादत है ना, देखिए उन्होंने करना है, उनकी पॉलिटिक्स है ये। क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, वहाँ के जो एमपीएज हैं हमारे या एमएनएज हैं, वहाँ उन्होंने वोट लिए हुए हैं। अब सिंध का जो माहौल है वो पंजाब या केपी जैसा नहीं है। वहाँ का जो डीसी है वो अपोजिशन के एमएनए को, वो तो फोन उनका सुनते ही नहीं है, उनका कोई काम वहाँ पे हो ही नहीं रहा। और फिर ऊपर से उनके ऊपर जो है वो रोजाना जीडीए के अगर लोगों से आप बातें करें, उनके ऊपर रोजाना एफआईआर हो रही है, उनके लोगों के ऊपर, खुद उनके साथ जो है वो जो सलूक हो रहा है। तो उन्होंने तो तलखी जो है वो तो सिंध हुकूमत ने चूंकि तलखी पैदा की है, उन्होंने शोर तो मचाना है। ये तो नहीं हो सकता कि वो ना मचाएं और वो अपनी पॉलिटिक्स जो है इसके ऊपर जो ना करे। और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, जो एक पॉलिटिक्स उनकी हो रही है रोजाना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू है। मीडिया को तो उन्होंने बताना है ना कि हमारे साथ ये। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात है फवाद साहब, सिंध में पीटीआई एक्चुअली ऑपोजिशन है, उसको ऑपोजिशन के तौर पे देखना चाहिए। क्योंकि वो मरकज में नहीं है, वहां पर देखिए जैसा इस वक्त ऑपोजिशन है, गो के ऑपोजिशन मेरा फिर भी ख्याल है कि उनको सीखना चाहिए था उस ऑपोजिशन से जो इमरान खान साहब ने 5 साल पहले की थी। I still believe that opposition has a lot to learn in Sindh. नहीं, लेकिन वो दोनों तरफ सीखना चाहिए ना। गवर्नमेंट को भी तो वहां पे देखे ना, वहां पे भी गवर्नमेंट जो है वो रोम देगी अपोजिशन को, तो वो फिर बैठेंगे ना। ये तो नहीं कि आप रोजाना उनके ऊपर पर्चे करते गए, उनको उठा के जो है वो आप खराब करें और वो आगे से बोले भी ना, तो ये तो नहीं होना। वो तो जो है वो होगा। अब दूसरा जो है ना, जो फ्रेंकली इधर हमारा जो बाकी आपने परसेप्शन की बात की है, अगर पीटीआई का कंपैरिजन आप पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की गवर्नमेंट से करें ना, पीटीआई स्टैंड्स टॉल, और इन गवर्नमेंट से पीटीआई की परफॉर्मेंस बड़ी बेहतर है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है और सीढ़ी पे खड़े हैं भाई, इस वजह से स्टैंड हो गए जी, बात करते हैं। जो प्रॉब्लम ये है कि हमने जिस तरह से महर अपने पहले बात ये कर रही थी, हमारा ये है कि हमने ये कहा नहीं हुआ कि हम पीपल्स पार्टी नून लीग से सिर्फ बेहतर होंगे। हमने तो कहा है कि हम पाकिस्तान को एक सी चेंज करेंगे। अब उसके लिए जो है वो एक मुश्किल मरहला है। फवाद साहब, चले मैं आपको एक मुश्किल में डालने लगा। 2-3 चीजें बताएं जो आपने की और जो आपको कहा यार ये कार क्रेडिट है मेरी तरीके इंसाफ की। नहीं, देखिए सबसे पहले तो आप देख लें कि जो हमारा सर यही होगा,
मेरी गल सुनो, वो अच्छा हाँ हाँ डॉलर से 2.5 अरब के ऊपर आ गया है हमारा जो ओवरऑल। आई मस्ट से कि पाकिस्तान में ये गवर्नमेंट को जो मर्जी ऐसे आप चस्के के लिए कह रहे हैं फलाना भी करप्ट है फलाना भी करप्ट है, बट कोई फेडरल कैबिनेट लेवल के ऊपर बड़े लेवल के ऊपर कोई ऑर्गेनाइज स्कैम जो है वो नहीं है। योर क्रेडिट इज एक्चुअली लैक ऑफ अ स्कैम अगेंस्ट योर गवर्नमेंट। देखिए आपके क्रेडिट के ऊपर आपको तो कहना चाहिए हमने ये किया है साहब, ये पहली दफा हुआ हमारी हुकूमत में। पाकिस्तान में जब पीटीआई आई थी एज एन एंटी करप्शन मूवमेंट आई थी, और ये आप देखिए यहाँ पे रिफॉर्मिस्ट आल्सो खत्म हो गया था। तो आप ये क्रेडिट तो दे ना कि 2 साल में कोई जो है वो ऐसा नहीं आया, तो वो तो आप उसको जो है वो तो आप देंगे। इसके अलावा जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, जो रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ हो रहे हैं, जो कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि अगर हम उसको बताना चाहें तो काफी कुछ बताने को भी है। हाँ, प्रॉब्लम वहां पे आता है कि देखिए मैंने सुबह उठना है और मैंने स्कूल जाना है, प्रोवेंशियल प्रॉब्लम है, पुलिस के पास जाना है, प्रोवेंशियल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम साहब के पास है, बहुत बड़ी चीज वो भी आपके पास है, वो भी आपके पास है। एक सूबा में वजीर आला इनके पास है, दूसरे सूबे में वजीर आला। आप तो कह रहे हैं वहां पे खलाई मखलूक की हुकूमत है भाई, वहां पे भी तरीके से आपके पास एक ऐसी सूरत हाल है चौधरी साहब जिधर ऑपोजिशन लाख चाहे हुकूमत मुखालिफ महाज खड़ा करने में नाकाम हो रही है, लाख चाहे उनके अंदर इत्तेहाद और यूनिटी नहीं पाई जा रही, आपके साथ इदारा जाती सपोर्ट आपके साथ है, आपके पास एक पॉपुलर वोट बैंक आपका एक था जो पूरा जिसने वोट नहीं भी डाला था वो एक्साइटेड था कि शायद अब चेंज आ जाए, तब्दीली आ जाए। सो विद ऑल दीज थिंग्स गोइंग इन योर फेवर, मुझे 2.5 साल बाद मुझे लगता है आपको बड़ा डंके की चोट पे 2 साल बाद डंके की चोट पे चीजें गिनवानी चाहिए थी। नहीं, डंके की चोट के ऊपर जो है वो मैंने आपको बता रहा हूँ, इस्लामाबाद में सिचुएशन इज फार बेटर देन प्रीवियस गवर्नमेंट्स, कोई हालात नहीं है। लाहौर पेशावर को जरा मैचअप करना है इस्लामाबाद के साथ, उनको जरा तगड़ा जोर लगाना चाहिए, वो उनका मामला जो है वो। जी बुखारी साहब, फवाद साहब दरअसल असल ये नहीं कह रहे पेशावर को जोर लाना चाहिए, वो कह रहे बुज़दार साहब जोर लाना चाहिए, खुदा दा वास्ता को कम कर लो। देखिए काशिफ, गुजारिश ये है कि पंजाब जो है इसके बारे में आप भी समझते हैं, महर भी समझती है, खुद चौधरी साहब भी समझते हैं कि गवर्निंग पंजाब इज गवर्निंग 2/3 ऑफ पाकिस्तान, चाहे वो रिसोर्सेज के एतबार से है, चाहे वो पॉपुलेशन के एतबार से है। यहाँ इतनी बुरी परफॉर्मेंस है पीटीआई की कि वो उसने अगर कहीं कोई अचीवमेंट है तो वो भी उसके अंदर से गड़बड़ हो के कहीं ना कहीं छुप गई है, जिसको तलाश करना पड़ता है या टॉस करना पड़ता है। जिद के मामले में इमरान खान साहब जाने जाते हैं, मैं 35 साल से जानता हूं इमरान खान साहब को, आप भी जानते हैं। अगर ये जिद का इशू नहीं होता और पंजाब में परफॉर्मेंस और गवर्नेंस जो है वो बेहतर हो जाती, तो अब तक कोई ना कोई नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें होती जो पीटीआई की हुकूमत बता सकती थी कि जनाब देखिए हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। आप इसको तो छोड़ दीजिए, देखिए एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में फेडरेशन का सबसे बड़ा एतराज ये है कि जनाब ये खुद करें तो सूबों के पास है सारे मिसाइल, ये तो इसलिए तबाही हो गई, बर्बादी हो गई। उनको ये भी याद नहीं रहता कि पंजाब और केपीके में तो उनकी अपनी हुकूमतें, खुदा के वास्ते उन पर तो तबर्रा ना करें। तो ये बताए ना, अगर सिंध ने कुछ नहीं किया, बलोचिस्तान ने कुछ नहीं किया, तो पंजाब और केपीके ने क्या किया है? खाक और राख। सर ऐसे आप ये जो जिद की बात कर रहे हैं, मुझे ब्रेक के बाद सर एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि अगर असद उमर साहब जब वजीर खजाना थे, देखिए अगर इमरान खान साहब के बाद किसी का स्टेचर था तहरीक इंसाफ में, वो असद उमर साहब का था। He was that poster boy of blue-eyed PTI. boy, The man, the guy who was to take over from Imran Khan. ये largely असद उमर साहब का इमेज और इंप्रेशन ये था। तो अगर जिद है, मतलब उन्होंने उसको बदल दिया। बेहतर होता असद उमर साहब जरा स्मार्ट होते, पहले से कैंपेन अपने खिलाफ शुरू करवा लेते, ताकि जिद के तौर पे इमरान खान साहब कहते नहीं अब असद उमर भी कहीं नहीं जाएगा। बट ही वाज चेंज, इसका मतलब है कि तब्दीली। आई थिंक ये जिद से ज्यादा बढ़ के कहीं कन्विक्शंस की बात है, ये जिद की नहीं है। चले, ये बुज़दार साहब एक भी तहरीके इंसाफ की परफॉर्मेंस ऑडिट का एक बड़ा कलीदी हिस्सा है। जब आप तहरीके इंसाफ और उसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं, फॉर सम ऑड रीजन बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस के बगैर ये पूरा नहीं हो सकता। तो देखते हैं इसके बाद कि अब क्या इंस्टोर्ड है पंजाब में तहरीके इंसाफ के लिए। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। उस्मान बुज़दार, क्विकली मैं जरा ऑपोजिशन के ऊपर ये भी देखना चाहता हूं, क्या एक पेज पर वाई, क्या हम बेवकूफ हैं जो नजर नहीं आ रहा कि पंजाब में क्या हो रहा है? काशिफ, आप जब एग्जाम्स लिखते थे यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में, तो साइंस में या पता नहीं आपने जो से भी सब्जेक्ट्स लिए, उसमें एमसीक्यूज आते थे आपके पास?
किए होंगे ना हाँ तो मैं तो एंड करके तो उन एमसीक्यूज में प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन भी होता होगा कि भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप एग्जॉस्ट, हम जर्नलिस्ट भी इस तरह काम करते हैं, हम 4-5 डिफरेंट थ्योरीज लेते हैं, उनको एग्जॉस्ट करते हैं, फिर नहीं जा रहे हैं, बट बात करें कि इन थ्योरीज को एग्जॉस्ट करते हैं। हमने सारी थ्योरीज एग्जॉस्ट कर दी, नथिंग मेड सेंस। उन एमसीक्यूज के अंदर वो है ही नहीं जिसको सर्कल करना है, तो फिर ऐसे एमसीक्यू को आप छोड़ देते हैं। बुखारी साहब जी भाई, तो एक बात मैं काशिफ बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, एंड आई होप के फवाद चौधरी साहब जो है ये मेरा नाम लेके ये मैसेज आगे ले जाए कि अगर पंजाब में परफॉर्मेंस का हाल मजीद चंद माह यही रहा तो देन गॉड ब्लेस पीटीआई एंड इमरान खान बोथ। ये मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं, इसलिए कि ये सबसे ज्यादा सॉफ्ट वैली है पीटीआई की पंजाब जो है। पंजाब में अगर रेडिकल तब्दीली बहुत जल्दी नहीं आती है तो पीटीआई विल हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। ये मैं इंतहाई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने नाम के साथ चाहता हूं कि ये मैसेज जहां मर्जी पहुंचा दें, और ये अभी भी वक्त है खान साहब के पास कि वो अपनी जिद छोड़ दें, अभी वक्त और है। जो पार्टी के अंदर सिंसियर लोग हैं उनकी बात को सुन लें। ये बात आपने बुखारी साहब जो पते की बात इसमें सारों में जो है कि अभी भी वक्त है, और मैं ये बार बार ये जो आपने बात कही थी ना, ये बात कि अगर पंजाब परफॉर्म कर रहा होता तो मरकज से बहुत सा प्रेशर कम हो चुका तवज्जो प्रेशर बिल्कुल, और ये पंजाब की कामयाबियां गिनाई जा सकती थी, और लोग शायद तहरीक इंसाफ की इतने क्रिटिकल ना होते जितने हो चुके। फवाद साहब क्विकली। देखिए बात यह है कि ठीक है, वो तो एक क्रिटिसिज्म है बुखारी साहब का तो मुझे बड़ा एहतराम है, और वो जो कह रहे हैं मेरे नाम से पहुंचा दें तो वो अपने नाम से पहुंचा दें। उनका नाम जो है वो कौन सा कोई अननोन नाम, हर नाम को जानता है। मेरे जरा कहा तो उसी मनु कबूतर वो कह रहे हैं मनु कबूतर ना बढ़ाओ पाए, बड़ी मेहरबानी है। कबूतर बढ़न दे चक्रान पहले भी बड़ी वाली को बच चुके हैं। कितना टाइम है बिफोर ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ जाए? फवाद चलें, ये सवाल अब सारे आपसे पूछ रहे हैं। हमारा मेरा ख्याल है, मैं इसको फ्रेज कर देता हूं, मेरा ख्याल है जो बुखारी साहब ने बात की, उनकी बात सुन के, आपका बात सुन के मेरा ये व्यू है कि अभी भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं आया है, अभी भी बहुत सारी चीजें बेहतर की जा सकती हैं। देखिए इसमें देखिए, और वो कब, और वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कब आएगा फवाद साहब? इस वक्त देखिए ये है कि इमरान खान के कद का कोई लीडर पाकिस्तान में और नहीं है, और इमरान खान का इस वक्त भी अगर आप देखेंगे गिले शिकवे शिकायतें वो पीटीआई से सूबाई हुकूमतों से होंगे, लेकिन इमरान खान स्टिल वेरी पॉपुलर, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी और। मैं तो बड़ा नॉर्मल सा न्यूट्रल सवाल आपसे पूछा है। आपकी सियासी जो एक 5 साल होते हैं, आखिरी ईयर इज इलेक्शन ईयर, अब हम 2 साल पूरे कर सके, बीच का जो अरसा है वो टिपिंग पॉइंट कौन सा है? वेर अगर करनी है कुछ तब्दीलियां तो जनाबे वाला इस अगले 3 माह 6 माह के अंदर कर लें, उसके बाद वरना फिर क्रूज करेंगे आप इलेक्शन तक। नहीं ठीक है, ये बात तो आपकी ठीक है कि जो कुछ होना है वो आपने अगले 6-8 महीनों में अगली जो पूरी गवर्नमेंट है उसको फ्रेम तो कर देना है। जो आपने प्रोजेक्ट्स लाने हैं, जो आपने चीजें करनी है, वो अगले 6-8-10 महीने में, या मैक्सिमम आप 10 महीने लगा लें, उनमें आपने कर देने हैं। बिकॉज खुद पीएम साहब ने पानी सर से गुजर जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये देखिए अगर आप 6 महीने से ज्यादा डिले कर देंगे तो कोई प्रोजेक्ट फिर कंप्लीट ही नहीं हो सकता। कि जो कुछ भी करना है वो अगले 8-10 महीनों में, 6-8-10 महीनों में वो अपने। फवाद क्विक रिस्पॉन्स, एक जुमले का मैं तीनों से मांग रहा हूं। ऑपोजिशन एक पेज पर है? नहीं बिल्कुल एक पेज पे नहीं है। ऑपोजिशन तो बड़ी बिखरी, टूटी बिखरी और माजूर। जरा बुखारी साहब, ये सेरा जो है पीटीआई के सर जाएगा कि ये अपोजिशन को इकट्ठा भी करेंगे और इफेक्टिव भी बनाएंगे। ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ये भी बिल्कुल भी नहीं। सो ऑपोजिशन भी एक पेज पर ये ला के छोड़ेंगे। अभी नहीं है ना बुखारी साहब? आपकी बात से ये अगर अखज किया जाए कि वो अभी एक पेज पर नहीं है तो ये बात दुरुस्त होगी? जी बिल्कुल ठीक है, इस वक्त नहीं है। मैंने तो कहा कि ये क्रेडिट भी पीटीआई को जाएगा कि ये करके छोड़ेंगे। सो एक डिसजॉइंटेड ऑपोजिशन जो खिलाफ बयानबाजी तो कर सकती है लेकिन इससे आगे कुछ नहीं कर सकती। किताब एक है एंटी इमरान, मगर सफे मुख्तलिफ हैं। जैसे फवाद साहब कह रहे हैं कि एक पॉपुलर वेव, सब एक पेज पर, इदारे आपके साथ, फिर भी अगर तनकीद इस हद तक हो रही है तो फिर इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि खराबी कहां। इजाजत दीजिए।